Academy. I hope you guys are doing great and I am कोमल दीक्षित और मेरे साथ आज आप लोग करने वाले हैं NIOS लर्निंग सीरीज का कोर्स 502 का चैप्टर 6 विच इज ऑल अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल मीन्स TLM। इस पूरे चैप्टर में हम TLM के बारे में पढ़ने वाले हैं कि TLM क्या होते हैं, TLM कितने प्रकार के होते हैं, TLM कैसे होते हैं एक्सेट्रा, सारा सब कुछ हम TLM के बारे में पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये कोई भी टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल बेसिक सा चैप्टर है जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, मीन्स हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। और कल 42/21 का रिजल्ट आया है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। और वो बच्चे जो DSSB PRT अपकमिंग वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं सो थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, क्योंकि कट ऑफ आप लोगों ने भी देखी होगी कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ जा रही है। एक्सपेक्टेशन यहाँ से यहाँ हो चुकी है DSSB की, हमसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सो अच्छे से तैयारी करो और डेडिकेट हो जाओ, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जा रही है सो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका देखना है। सो कोई बात नहीं, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सो हम इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको पता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल बेसिकली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस है कि क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, इसमें क्या होता है, कैसे चीजें करती है, TLM का यूज क्या है, समथिंग ऐसे, ठीक है। तो ज्यादा डीप में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस नहीं बनते। जहां से क्वेश्चन बनता है वो आई विल टेल यू, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर है। और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो हर बच्चा अपनी कॉमन सेंस से उसको ठीक कर सकता है, ठीक है, कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है। तो हमारा जो चैप्टर है वो शिक्षण एवं अधिगम सामग्री के ऊपर है। बट एज यूजुअल अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस के 5 चैप्टर रिवीजन करते हैं जो हमने पढ़े हैं। और जब हमने कोर्स 502 स्टार्ट करा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने लर्निंग पढ़ा था। लर्निंग क्या है, लर्निंग के लक्ष्य, उद्देश्य, प्रगति क्या है, इसके लर्निंग सापेक्ष स्थायी परिवर्तन है, हमारे व्यवहार में सापेक्ष परिवर्तन है। हमने देखा था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बहुत सारे तरीके पढ़े थे, 7 तरीके पढ़े थे, बच्चा उन तरीकों से सीखता है। उसके साथ उसकी सेकेंड वीडियो में हमने NIOS की 502 की सेकेंड वीडियो में हमने प्याजे की थ्योरी डिस्कस करी थी और वाइगोत्स्की की थ्योरी डिस्कस करी थी। नॉट थ्योरी पढ़ी थी, बस हमने थ्योरी जस्ट डिस्कस करी थी, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो वाइगोत्स्की ने 3 तरीके की स्पीच दी है और ईगोसेंट्रिक स्पीच ओनली प्याजे ने दी है। और जो प्याजे की 4 स्टेजेस है हमने उनको थोड़ा सा करा था कि बच्चे में संरक्षण कंजर्वेशन कब आता है, क्लासिफिकेशन कब आता है, कल्पना शक्ति उनकी कब विकसित होती है, कब वो अकाल्पनिक थॉट्स ले सकता है, कब नहीं ले सकता, थोड़ी सी चीजें डिस्कस करी थी। इसके साथ ही हमने डिस्कस करा था कि निकाला गया व्यवहार क्या होता है और प्राप्त किया गया व्यवहार क्या होता है। उससे रिलेट करके हमने जो थ्योरी पढ़ी थी, ऑपरेटर एंड कंडीशनिंग थ्योरी बाय स्किनर एंड क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलोव, ठीक है। पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था 1909 में, सर्जन था वो, सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर वो हमारा सारा टीचिंग मेथड्स, टीचिंग अप्रोचेज, चाइल्ड सेंटर मेथड्स, लर्नर मेथड, इन सबसे रिलेटेड था, ठीक है। तीनों चैप्टर्स में लगातार हमने यही पढ़ा था। तो सेकंड चैप्टर में हमने 5 तरीके के अप्रोचेस पढ़े थे। सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने लर्नर सेंटर मेथड के बारे में पढ़ा था, टीचर सेंटर मेथड के बारे में पढ़ा था, बच्चे की योग्यता आधारित जो कैपेसिटी है बच्चे की योग्यता का वो क्या वर्ड था, वो आधारित मेथड पढ़ा था। और 5वां उपागम, लास्ट में जो 5वीं अप्रोच हमने पढ़ी थी वो था रचनात्मक उपागम, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है आज के टाइम पे। जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है ना, उससे भी अच्छा है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, रचनात्मक उपागम, जिसको प्याजे और वाइगोत्स्की के दोनों को थ्रू के मिला के बोला गया है कि हाँ भाई इन्होंने दिया है। मीन्स जो कम्युनिटिस्टवादी थे ना, जो बच्चे की बुद्धि, मतलब कम्युनिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, कम्युनिटिव डेवलपमेंट, शैक्षणिक डेवलपमेंट, मतलब ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, बुद्धि से रिलेटेड विकास, तो जो जिन्होंने इसमें अपनी थ्योरीज दी हुई है ना, उन्होंने मिला के इस कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच की इन्होंने स्थापना करी है, रचनात्मकतावादी लेकर के आए हैं, ठीक है। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। थर्ड चैप्टर में हमने विधियां पढ़ी थी कि अब बच्चों को पढ़ाने के क्या क्या उपागम हो सकते हैं। उसके बाद हमने विधियां पढ़ी थी कि कौन कौन सी विधियों से बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। तो हमने पढ़ाने की विधियों को 2 पार्ट में डिवाइड करा था, ठीक है। फर्स्ट इज अनुदेशात्मक विधियां, सेकंड इज विद्यार्थी केंद्रित विधियां। तो अनुदेशात्मक का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन कौन देता है, टीचर। तो जिस भी विधियों में टीचर जो है मेन रोल अदा करता है, मेन रोल टीचर का होता है, टीचर को बोलना होता है और बच्चों को उनका
उनको फॉलो करना होता है, उनको हम इंस्ट्रक्टिव मेथड्स या अनुदेशात्मक विधियां बोलते हैं। और चाइल्ड सेंटर मेथड में जिसमें बच्चे की पूछ होती है, बच्चों को ज्यादा पूछा जाता है, अच्छा भाई नहीं ऐसे वैसे सब कुछ सारी बातें बच्चों की होती है, ठीक है। तो अनुदेशात्मक विधियों में हमने पढ़ी थी पहली तो व्याख्या विधि, हाँ व्याख्या आता है तो विधि पढ़ी थी, व्याख्यान विधि, सॉरी इट इज व्याख्यान विधि। सेकंड वन इज आगमन एवं निगमन विधि और थर्ड वन इज प्रदर्शन विधि, ठीक है। 3 विधियां हमने पढ़ी थी। और इसके बाद जब हम आए थे चाइल्ड सेंटर मेथड पे तो भी उसमें हमने 4 मेथड्स पढ़े थे। पहला तो था खेल विधि। खेल विधि का बहुत सारी चीजें हैं, खेल विधि के अंदर क्या क्या चीजें बच्चा सीखता है उसको थोड़ा सा हमने डिटेल में डिस्कस करा था। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पढ़ा था। फिर हमने खोज विधि होती है, खोज विधि और ये जो सारी चीजें इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। ये थी हमारा 3rd चैप्टर में, ठीक है। जब हम 4th चैप्टर में आए अगेन फिर से हमने विधियां पढ़ी। विधियां क्या है, विद्यार्थी सेंटर मेथड, उसमें बहुत सारे थे। विद्यार्थी सेंटर मेथड में विद्यार्थी, एक तो हमने पहले ही पढ़ा था लर्निंग बेस्ड मेथड और एक था लर्नर सेंटर्ड मेथड और लर्निंग सेंटर्ड मेथड, ठीक है। दोनों अधिगम आधारित अधिगम और विद्यार्थी आधारित अधिगम के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे इनपुट बेस्ड लर्निंग हो सकती है। सहयोगात्मक अध्ययन हमने पढ़ा, सहकारी अध्ययन हमने पढ़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अध्ययन हमने पढ़ा, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो आइडियल मॉडल दिया हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे आइडियल मॉडल किसने दिया है, ठीक है। उसका नाम आपको क्विक एकदम से याद आना चाहिए। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, आइडियल मॉडल आता है, उसका तुरंत आपको दिमाग में नाम याद होना चाहिए उसका। वो मुझे बताओ आपने किसने दिया है। और उसमें हमने 4 चरण पढ़े थे क्या होते हैं कि हम लर्निंग वाले मेथड में कि लर्निंग तरीके से कि लर्निंग बेस्ड मेथड जो थे हमारे कैसे हो सकते हैं। तो ये थी हमारी चौथा चैप्टर जो था हमारा इस बारे में था, ठीक है। और जो हमने 5वां मेथड इससे पहले पढ़ा है, ठीक है, वो भी एक सिंपल सा इजी सा मेथड था, मतलब इजी सा चैप्टर था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। बेसिकली इसमें हमारा मेन क्या था, मतलब वो चैप्टर किसके बारे में था, वो चैप्टर था हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, कि क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जाए, क्लासरूम में क्या करना चाहिए। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। क्लासरूम में क्या तरीके हो सकते हैं पढ़ाने के, हमने इंडिविजुअली लर्निंग सीखी कैसे करवाएं, ग्रुप लर्निंग सीखी बच्चे की कैसे कराएं, पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल बच्चा पढ़ता है, जो क्लास में बच्चा पढ़ता है उसको कैसे पढ़ाएं, 3 तरीके पढ़े थे हमने। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन कराना है तो टीचर बीच में बैठेगा, बच्चे ऐसा सर्कल बना ले ग्रुप डिस्कशन करने के लिए। अगर हमें डिबेट करानी है तो टीचर बीच में बैठे, एक सर्कल सेमी सर्कल इधर, एक सेमी सर्कल इधर, ऐसे करके सो ऑन करके हमने सारी चीजें डिस्कस करी थी, ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ा राइट टू एजुकेशन जो हमारा दिया हुआ है उसके 3 आर्टिकल सिर्फ डिस्कस करे थे, भाग नॉट आर्टिकल सॉरी, भाग 3 भाग डिस्कस करे थे। भाग 17 विच इज ऑल रिलेटेड टू चिल्ड्रन, पनिशमेंट नहीं देनी, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी, सो ऑन। सेकंड भाग था हमारा 24, भाग 24 में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि टीचर्स की क्या क्या उत्तरदायित्व हैं बच्चों को लेकर के, बच्चों के पेरेंट्स को लेकर के, स्कूल के प्रति, ये सारी चीजें। फिर हमने पढ़ा था तीसरा भाग 29 जिसमें बच्चों से रिलेटेड सारी चीजें थी, बच्चों के बारे में था भाग 29, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी वो वीडियो एंड हुई थी। सो अब तक हमने अपने जो फर्स्ट 5 चैप्टर हम कर चुके अब तक, उसका क्विक रिवीजन हमने करा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता। तो पहली बार देखो ये क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता हमको होती क्यों है, टीएलएम की आवश्यकता होती क्यों है। तो इसमें आपको ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है अधिगम उद्देश्य के बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि मान लो आप एक 7-8 साल के बच्चे, 6 से बच्चे आते हैं, 6 से साल से बच्चे आपके पास आना स्टार्ट होते हैं और आप उनको पढ़ा रहे हो और आपको एक स्टोरी बतानी है, रिलेट कर लो आप स्टोरी, आपको बतानी है पहाड़ों की स्टोरी कि बताया मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा था वो पहाड़ों में रहता था। अब आप क्या करो, बच्चे को नहीं पता पहाड़ क्या होते हैं, पहाड़ कैसे हैं, बच्चा कभी पहाड़ों में नहीं गया, कैसे इमेजिन करेगा। क्योंकि जो हमारे पास 6-7 साल के बच्चे आते हैं ना, उनकी इमेजिन शक्ति, जो इमेजिन पावर होती है, इमेजिनेशन पावर, वो उस टाइम तक डेवलप नहीं होती। आप सबने प्याजे की स्टेजेस पढ़ी हुई है, तो जो उसकी 3rd स्टेज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चे की कल्पना शक्ति विकसित होना स्टार्ट होती है, सिर्फ आरंभ होती है, कंप्लीट नहीं होती, तब भी कंप्लीट होती है 4थे वाले में जाके, फॉर्मल स्टेज में, उसमें जाके कंप्लीट होती है, ओके। तो 3rd में नहीं होती, 3rd वाले स्टेज में जस्ट आरंभ होना स्टार्ट होती है। बट अब एक चीज बताओ, एक गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा आ रहा है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी जो गवर्नमेंट स्कूल में आ रहा है। अदरवाइज आपको भी पता है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो
भले ही छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल हो, बट अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना ज़्यादा प्रेफर करता है कंपैरिजन टू सरकारी स्कूल, क्योंकि कुछ छवि या गुडविल अच्छी नहीं होती सरकारी स्कूलों की, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, टीचर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं वापस। तो बच्चे को आप इमेजिन करने के लिए बोलोगे, ठीक है। अब भाई बच्चे को पता ही नहीं है पहाड़ क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो वो कैसे इमेजिन करेगा। और वैसे भी इमेजिन शक्ति तो उसकी इतनी ज्यादा विकसित हुई नहीं कि हमें सोचूं मैं पहाड़ पे एक लड़का है, वो पहाड़ के पास रहता है, तो पहाड़ कैसे होते हैं, फिर वहां से पहाड़ से नदी निकल रही, तो बच्चा कैसे इमेजिन करेगा। तो कुछ चीजें हमारी क्लास में जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनका प्रदर्शन करना आवश्यक हो जाता है। क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय कुछ चीजें, कुछ स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि क्लास में बच्चे को उन परिस्थितिवश सिचुएशनल वाइज उन बच्चों को उन चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन देना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज वो उस जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको समझ नहीं पाएंगे। मीन्स हम जो बच्चे को कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बच्चा ले ही नहीं पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, हम टीएलएम की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज होता है टीएलएम का। तो ये जो है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्या है, तो ये जरूरत है हमें सामग्री की, ये अधिगम की हमें नीड है। तो इसका होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। और इसके साथ ही क्या है कि जब भी बच्चा, मान लो हम बच्चे को पर्वत पे नहीं लेके जा सकते, बट हम बच्चे को पर्वत की फोटो तो दिखा सकते हैं, है ना। बच्चे को हम पहाड़ की फोटो तो दिखा सकते हैं, पर्वत पे नहीं लेके जा सकते कि चलो मैं तुम्हें कुल्लू मनाली घुमाने ले जाऊं, हिमाचल प्रदेश, इट इज नॉट पॉसिबल कैसे भी। बट हाँ, हम बच्चे को सामने पहाड़ ले जाएं, पहाड़ की फोटो दिखाएं कि भाई देखो ये पहाड़ है, ये पहाड़ होते हैं। तो आप सोचो एक बच्चा यहाँ पे रहता है, अब उसको स्कूल जाने के लिए कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो हम बच्चे को अब कंपैरिजन करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई देखो एक वो बच्चा है जो पहाड़ में रह रहा है और वो स्कूल रोज जाता है, उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जाना पड़ता है। बट आप तो दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, एमपी जैसे शहर में रहते हो, आपके घर से स्कूल इतने पास है, बट आप फिर भी लेट आते हो, या फिर आप इतनी ज्यादा अपसेंट रहते हो, इतनी ज्यादा छुट्टी करते हो। तो भाई ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे चलेगा। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं जिन्हें रिलेट करके ना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, उनके बाल मन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं कि भाई तुम पढ़ लो, बदतमीजो, छुट्टी मत करो, पढ़ लो, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन होती है जिसमें हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। सिर्फ एक यही चीज नहीं, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज होती है जो हम बच्चों को सिर्फ बोल करके नहीं बता सकते। हम सोचे कि बच्चे मान लो हमें कुछ भी बताना है, मान लो 5वीं क्लास में अगर आपने देखी होगी तो सब्जेक्ट्स है, वहाँ पे बहुत सारे ओशंस के बारे में है, सारे महाद्वीप के बारे में है। अब हम बोले कि अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ठंडा महाद्वीप है, वहां पे बर्फ जमी रहती है। बच्चों को क्या पता क्या महाद्वीप, कौन सा अंटार्कटिका, कहाँ की बर्फ, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर हम उसको मैप पे दिखाएं कि यहाँ पर है, या ग्लोब पर दिखाएं कि देखो ये यहाँ पर है, या किसी भी ऑडियो विजुअल एड में उसको अच्छे से दिखाएं, तो बच्चा ज्यादा समझ पाएगा। तो यही होती है हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। मतलब इसकी नीड क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होती है आप सबको पता है, हम कितने बनाए हैं हमने डाइट के टाइम पे। तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए हमारी आवश्यकता होती है कुछ सिचुएशन से बचने के लिए, परिस्थितियों से निपटने के लिए, साक्षात अनुभव देने के लिए, हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, जो रिसोर्सेज है उनको अपनाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे हमें इनकी नीड होती है, ठीक है। इसके बाद है सामग्री के प्रकार। ये जो हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री होती है इसके प्रकार क्या है, तो इसमें क्या करा हुआ है आपको अलग अलग करके डिस्क्राइब करा हुआ है। डोंट वरी, मैं भी उसी के हिसाब से करूंगी कि क्या क्या प्रकार हो सकते हैं हमारे। जैसे सामग्री के प्रकार हैं तो इन्होंने ना अलग से नहीं डिस्क्राइब करा हुआ कि मतलब कि जैसे वस्तु के आधार पर हम निम्न प्रकार में उसको डिवाइड करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, या दृश्य श्रव्य के आधार पर हम इसको वर्गीकरण करते हैं, नहीं। इन्होंने जस्ट ऐसे सिंपल लिखा हुआ है कि जो वस्तुएं हमारे स्कूल में होती है उसके आधार पर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, वास्तविक वस्तु या वास्तविक अनुभव, ठीक है। फर्स्ट इज वास्तविक वस्तु या वास्तविक अनुभव, और सेकंड वन इज तैयार टीएलएम, ठीक है। तो वास्तविक वस्तु या अनुभव क्या होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को वास्तविक अनुभव दे रहे हैं। कि मीन्स मान लो मुझे बच्चों को पौधा के बारे में बताना है कि पौधे में पानी दो तो जड़ में पानी एब्जॉर्ब होता है, तना उसको हर जगह तक पहुंचाता है, शाखाएं होती है, पत्तियां होती हैं। तो इतना सब बच्चों को बताने से अच्छा है मैं बच्चे के सामने एक प्लांट ले आऊं। स्कूल में प्लांट तो हो गई, बच्चों के सामने प्लांट ले आऊं, उनको सामने से ला करके दिखाऊं कि ये पत्ती है, ये तना है, ये शाखाएं हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैं बच्चों को वास्तविक अनुभव दे रही हूँ, ठीक है। और ऐसी मान लो कोई वास्तविक वस्तु है, कोई भी वस्तु के बारे में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो हम वस्तु ले आते हैं,
हम महाद्वीपों के बारे में बता रहे हैं, दिशा का ज्ञान दे रहे हैं, तो हम ग्लोब ले आएंगे, ग्लोब से बच्चों को समझाएंगे। मैप पे अगर हमें स्थिति दर्शानी है तो हम मैप लेकर जाएंगे, बच्चों को वो दिखाएंगे। अब तो क्या है, वास्तविक वस्तु या वास्तविक अनुभव है, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। वस्तु की माप, वस्तु इतनी बड़ी ना हो कि स्कूल में लाना ही मुश्किल हो जाए, कि इतनी ज्यादा वस्तु बड़ी है कि क्लास में ही ना आ पाए, और इतनी छोटी भी ना हो कि क्लास में कोई भी बच्चा उसे देख ही ना पाए। इतना सा आप एक पत्ती तोड़ के ले आओ, ये पत्ती है, तो फिर पता चले कोई देख ही ना पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज की, वो कुछ भी डेंजरस चीज नहीं होनी चाहिए। मान लो हमारे एक 5th क्लास की बुक में चैप्टर है कालबेलिया डांसर, जिसमें सांपों के बारे में बताया गया है। कुवैत सांप कौन से होते हैं, नाग क्या होता है, नागफनी सांप, कोबरा सांप। तो अब पता चल रहा है बच्चों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आप सांप वाले कोई सपेरा ही पकड़वा के ला रहे हो और सांप दिखा रहे हो बच्चों को लाइव। तो अब सब सांप ने काट वाट लिया बच्चों को, तो भाई फिर आपकी शामत आ जाएगी। इतना भी ज्यादा डेडिकेटेड नहीं होना चाहिए अपनी स्टडी के लिए कि भाई बच्चे को सांप से ही कटवा दो। सांप है, अब शेर की है तो अब शेर थोड़ी लेके आओगे बच्चों के लिए। तो ये इतना सेंस होना चाहिए टीचर के अंदर कि जो चीज बच्चों के लिए यूजफुल है, जो बच्चों के लिए काम आ सकती है, जिससे बच्चे को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, कुछ भी ना हो, वो चीज हम यूज करेंगे। थर्ड वन इज, जो चीज है आपकी ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, अपनी लिमिट में रह करके करो। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट ज्यादा महंगी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके बर्बादी होनी है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा वास्तविक वस्तु अनुभव, और ये था फिर तैयार टीएलएम। कुछ चीजें ऐसी होती है, मतलब इसमें तो क्या था, हम डायरेक्ट वस्तु ले आते हैं। जैसे हमें कुछ भी पढ़ाना है, फ्रूट्स के बारे में पढ़ाना है तो फ्रूट्स लिया है, वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वेजिटेबल्स लिया है। अब ये तैयार टीएलएम में क्या होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो डायरेक्ट तैयार होती है, हमें उस पर कुछ मेहनत नहीं करनी, हम सीधे लाके बस बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। इसके एग्जाम्पल दिए हुए ग्लोब, मानचित्र, दिशा निर्देशांक, कंपास वगैरह, मतलब जस्ट लाके हमें बच्चों को दिखानी। चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, कुछ एग्जाम मॉडल्स, ये कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट तैयार होती है और हम इसे ला करके बच्चों के सामने बस प्रेजेंट करते हैं, हम ला करके दिखा देते हैं। और ये भी ना 2 पार्ट में डिवाइड करी हुई है। एक तो आप खुद बनाओ, आप भैया इतनी सैलरी ले लो, इतनी बढ़िया अच्छी बात है, आप खुद बना लो उनको, नहीं तो आप बाजार से ले आओ। तो 2 में बनाया हुआ है कि खुद से बनाए गए और बाजार से लाए गए। तो 2 तरीके के टीएलएम होते हैं जो हमारे तैयार टीएलएम होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको 3 तरीकों में बांटा गया है, इसको देखने सुनने के आधार पर, ठीक है। ये कोई मेंशन नहीं है, बट हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि देखने सुनने के आधार पर। टीएलएम पहले तो 2 तरीके के हमने पढ़ लिए कि वास्तविक वस्तु या वास्तविक अनुभव बच्चों को दो, नहीं तो भैया हमारे पास इतना टाइम है नहीं, तैयार टीएलएम लेकर के आ रहे हैं, डायरेक्ट बच्चों को दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज देखने सुनने के आधार पर। तो यह है श्रव्य सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री। तो ये ऑडियो एड्स मतलब जो बच्चे सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर और भी कुछ एग्जाम्पल छूट रहा हो तो वो मैं देख लेती हूँ, कोई एग्जाम्पल ना रह जाए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि हाँ इसके अंदर क्या आएगा, ये किसके अंदर आएगा, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल यही है, रेडियो ही है, कैसेट और सीडी, ठीक है। 3 दे रखे हैं, रेडियो, कैसेट और सीडी। फिर आती है हमारी दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री मीन्स की विजुअल एड्स, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। श्रव्य सामग्री को हम सिर्फ सुन सकते हैं, दृश्य सामग्री को हम सिर्फ देख सकते हैं, विजुअल एड्स। जैसे कि इसमें तो सबको पता होता है, ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गए, फ्लैश कार्ड हो गए, या कोई भी चित्र हो गया, तो वो सारी चीजें हमारी किसमें आती है, विजुअल एड्स में, ठीक है। थर्ड वन इज दृश्य श्रव्य सामग्री मीन्स की ऑडियो विजुअल एड्स, मीन्स ऐसे एड्स जिसे हम देख भी सकते हैं और हमें सुन भी सकते हैं, ठीक है। मीन्स की हमारी इसमें लिसनिंग स्किल और जो हमारी देखने वाली स्किल होती है, दोनों ही एक्टिव होती है, दोनों इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, दृश्य या श्रव्य, जिसे हम सुनकर व देख करके सीखते हैं। तो ये भी आपको पता है, टेलीविजन हो गया, फिल्म दिखा रहे हैं हम, टेलीविजन हो गया, फिल्म हो गया, कंप्यूटर पे जो प्रोजेक्टर वगैरह सब मतलब चला करके मूवीज जो हम चलाते हैं वो हो गया, और जो कंप्यूटर सहायक सूचनाएं होती हैं, कंप्यूटर से जो सूचनाएं निकलती हैं, वो जो बोलते हैं, वो सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थर्ड वन इज, इन्होंने कुछ डिस्क्राइब नहीं करा हुआ किसके आधार पर, इन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण कुछ अन्य तरीकों पर भी आधारित है। तो वो अन्य तरीका कौन सा है, वो थर्ड तरीका है, ये रहा। फर्स्ट है प्रक्षेपित सामग्री, जिसे इंग्लिश में प्रोजेक्टेड एड बोलते हैं। फिर है अप्रक्षेपित सामग्री मीन्स नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। फिर है अनुभवात्मक सामग्री मीन्स की एक्सपेरिमेंटल एड सामग्री, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो प्रक्षेपित सामग्री होती है हमारी, इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दे रखे हैं, बताया नहीं है क्या होता है। तो इनके एग्जाम्पल आप लिख लेना, जैसे कि चलचित्र, एपिडियोस्कोप,
मैजिक लेंटर्स, माइक्रो प्रोजेक्टर्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, एलसीडी प्रोजेक्टर, बेसिकली प्रोजेक्टर आ रहा है इसमें। तो आप एक याद रख सकते हो, पा से प्रोजेक्टर, पा से प्रक्षेपित, पा से प्रोजेक्टेड। तो पापा वाला जिसमें आएगा ना, पापा, प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, तो ये और किसमें आएगा, प्रक्षेपित सामग्रियों में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा अप्रक्षेपित सामग्री। तो ये होता है बीच के, जिसे हम सामने से खुद से देख सकते हैं। उसमें तो देखो दूर चलेगा, कहीं प्रोजेक्टर पे दूर कहीं फिल्म चल रही है, सामने से हम देख रहे हैं, दूर से टच नहीं कर सकते उसको, उसके अंदर जो चीजें चल रही है हम जाके टच नहीं कर सकते। बट हाँ, इसमें टच कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है खुद से देखना, तो छोटा सा पॉइंट है, इससे याद हो जाएगा। जैसे कि चॉक बोर्ड मीन्स की ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फोटोग्राफ, पोस्टर, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, नमूने, यानी जो उसमें हमारी दृश्य सहायक सामग्री थी ना, समझ लो सारी इसमें आ जाएगी अप्रक्षेपित सामग्री में, ठीक है। अब थर्ड वन इज अनुभवात्मक सामग्री। अनुभवात्मक सामग्री एक्सपेरिमेंटल मीन्स कि इसमें बच्चे जाकर के खुद से एक्सपीरियंस लेते हैं, खुद से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं ऑब्वियसली। जैसे कि हम किसी को बच्चे को घुमाने ले जा रहे हैं किसी फील्ड पे, कहीं पे हमने ट्रिप करा दी, ठीक है। मान लो बच्चों की पिकनिक हो रही है, हम पिकनिक पे बच्चों को लेके गए, तो क्या मिल रहा है, बच्चों को एक्सपीरियंस मिल रहा है खुद से, ठीक है। हमें बच्चों को आसपास के बारे में बताना है, तो बच्चों को खेत में लेकर गए, खेत दिखा रहे हैं अच्छे से, सारी चीजें खेत के बच्चे खुद से देख रहे हैं, फसल कैसे होती है, क्या है क्या नहीं। हमें बच्चों को हमारे हेल्पर्स के बारे में सिखाना है, जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी डेली लाइफ को सर्वाइव करने में, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। तो हम आसपास अपनी कम्युनिटी में ले गए, जैसे बार्बर, नाई, मोची, ये सारे लोग, तो बच्चों को कम्युनिटी में ले गए, एक विजिट करा के लिया, इन सबको दिखाया, बताया कि हाँ ये हमारे हेल्पर्स हैं। तो बच्चे खुद जाकर के सामने से उनका काम देखेंगे, खुद रियलाइज करेंगे हाँ भाई उनका काम है, वो इस चीज पे मेहनत करते हैं, जो भी है कैसे भी, तो बच्चों को खुद को एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा अनुभवात्मक एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो ये जो सारी थी हमारी थी सामग्री के प्रकार कि हमारी जो सामग्री होती है किस तरीके की होती है। फिर इसके अलावा क्या है, जो हमारे टीएलएम है वो आईसीटी के थ्रू, मतलब आईसीटी के थ्रू भी हम बच्चों को लर्निंग दे सकते हैं। तो आईसीटी क्या है ये आपको पता होगा, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना सॉरी जानकारी, मतलब आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमने इसमें पढ़ना है कि आईसीटी के थ्रू आपको पता है कितना चीजें बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है दिन ब दिन, सीधे सीधे कितना कितना ज्यादा इसका विस्तार हो गया है कि छोटे से छोटे गांव में भी इसकी पहुंच है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम बच्चों को आईसीटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं, तो ये भी बच्चों को एक सीधा सीधा एक्सपीरियंस देगा लर्निंग का, ठीक है। तो आईसीटी के यूज करके भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मतलब मेन चीज क्या है, आईसीटी ना हमारी एक टीएलएम का काम कर सकता है, जो हमारी आईसीटी है वो हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कि हम बच्चों को लर्निंग कैसे करा सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रियाकलाप आधारित अधिगम। तो जो सारी चीजें उसमें हमने पढ़ी थी ना, एक्टिविटी के लिए आपको टाइम ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए मटेरियल ध्यान रखना चाहिए, एक्टिविटी अच्छे से कंडक्ट करानी चाहिए, एक्टिविटी में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, जो एक्टिविटीज के हमने ऑब्जेक्टिव निर्धारित करे हैं वो सारे पूरे होने चाहिए, सब कुछ। तो सब कुछ इसमें भी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सेम इसमें भी है कि इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितने सामान की जरूरत है हम पहले से ही प्रिपेयर करके रख ले, ज्यादा सामग्री का हम यूज ना करें, इसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटल ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करें, जैसे बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, म्यूजियम, यहाँ पे बच्चों को लेके जाते रहे, ठीक है। बच्चों को इसमें क्या करना है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में बच्चों को खुद इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है कि बच्चे खुद से काम करें, मतलब मेन जो टीचर का रोल ना वो पैसिव रहे, बच्चों को टेक केयर करना, बाकी जो खुद एक्टिव लर्नर हो ना उसमें बच्चे बने, बच्चे खुद से इनिशिएटिव ले, पढ़ने का, पढ़ाने का, काम करने का, या जो भी चीज हमारी एक्टिविटी का है, एक्टिविटी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो उस तरीके से ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब बच्चा कोई भी काम करता है तो एक्टिविटी करता है तो बच्चा फिजिकल रूप से एक्टिव रहता है। अब जब फिजिकल रूप से एक्टिव रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका मेंटली दिमाग तो वर्क करेगा। हम बच्चे को एकदम से बिठा दे, बच्चा एकदम से बैठा पड़ा है तो उसका दिमाग क्या ही काम करेगा, ठीक है, पता नहीं पढ़े ना पढ़े, ध्यान लगे ना लगे। बट जब बच्चा फिजिकली एक्टिव रहेगा तो उसका जो माइंड है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम करेगा, ठीक है, वो और चलेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो लर्निंग देनी चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दें। क्रियाकलाप के द्वारा अधिगम सक्रिय अधिगम कहा जाता है, ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मीन्स सक्रिय अधिगम, ठीक है। तो ये है, और इसके बाद हमारा जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है उसका
प्रबंधन करना है कि कैसे हो सकती है, इसको एकत्रित कैसे करें, तैयार कैसे करें और भंडारण कैसे करें। तो आपको पता है कि जो SSA है, सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान स्कूल वालों को, जो हमारे स्कूल्स होते हैं उनको कुछ फंड प्रोवाइड कराता है ताकि जो बच्चों की बेसिक जरूरत है वो पूरी हो जाए। वो आपने पढ़ा भी होगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू ये सारी चीजें पूरी होनी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन सब के लिए भी हमारे को फंड मिलता है कि जिससे बच्चों की जरूरतें पूरी हो सके। मेन चीज है कि बच्चों को ना किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको TLM का प्रबंध करना है। जब भी आप किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो, यू मेक श्योर कि आपको TLM यूज करना है, ठीक है। और आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। आपको पता है एज अ टीचर आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जब भी आप लेसन प्लान प्रिपेयर करें, मीन्स आप एक चैप्टर कल पढ़ाने वाले हो तो आप आज उसके लिए लेसन प्लान बना रहे हो, तो मेक श्योर आप TLM का यूज करो। और जो TLM आप यूज करने वाले हो, आप उसको पहले से ही प्रबंध करके रखो। मीन्स कि अगर आपको कल चैप्टर डिलीवर करना है, आपका लेसन प्लान डिलीवर करोगे आप, तो वो चैप्टर वो जो TLM है वो या तो एट अ टाइम क्लास में प्रेजेंट हो, जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो वो उस टाइम पे हो, नहीं तो आप पहले से प्रिपेयर करके रखो। मीन्स TLM का प्रबंध करना टीचर की जिम्मेदारी है। अब वो कैसा भी हो सकता है, वो तैयार हो सकता है या टीचर बाहर से मंगवा सकता है या स्कूल वालों की हेल्प ले सकता है या टीचर खुद बना सकता है, इट्स ऑल अप टू यू। फिर सेकंड चीज आती है, जो TLM स्कूल में नहीं बने होते उनको टीचर को तैयार करना है, ठीक है। टीचर तैयार करेगा। अगर उसको किसी सहायक उपकरणों की जरूरत है, मीन्स कि मान लो एक 7th क्लास में चैप्टर है बल, गति, तो आप कैसे समझा सकते हो, एक धागा लो और एक पत्थर, ठीक है, उसमें बांध के बताओ कि ये वाली गति कौन सी होती है, दोलन गति, ये वाली चक्रीय गति, ऐसे करके आप समझा सकते हो एक सिर्फ पत्थर और एक धागे से, ठीक है। तो आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि आप उसको रेडी करके पहले रखो। आप चैप्टर डिलीवर करने जा रहे हो, जाओ बच्चों धागा ले आओ, जाओ बच्चों पत्थर लेकर के आओ, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना है। आप पहले से प्रिपेयर करके रखोगे। आप कैसे करके रखते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। स्कूल से लेना है तो स्कूल वालों से पहले करो, घर से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, आपको करना है। फिर एक बार जब आपने TLM तैयार कर लिया, मान लो आपको कोई भी चैप्टर डिलीवर करना है, आपने फ्लैश कार्ड बनाए, आपने चार्ट बनाया, तो मान लो चैप्टर आपने क्लास में डिलीवर कर दिया, आप चार्ट बना के गए एक दिन पहले, अगले दिन आपने चैप्टर डिलीवर कर दिया, ठीक है। बच्चों को बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर आपकी ड्राइंग है, बहुत अच्छा आपने चार्ट बनाया, बच्चों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। अब उसके बाद अब क्या करना है, उस चार्ट का, वो चार्ट आपने बना लिया, आपने उसमें कितने घंटे दिए, कितनी मेहनत लगाई, अपनी कितनी क्रिएटिविटी निकाली कि भाई इतना सुंदर जहर चार्ट बना। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, आप उस चार्ट को फेंक दोगे और जब आपको दोबारा से कभी क्लास में पढ़ाना पड़ेगा उसी चैप्टर को, तो आप नया चार्ट बनाओगे? तो नहीं। तो जो ऐसे TLM होंगे जो प्रिपेयर किए जाएंगे, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी आपकी है, ठीक है। एज अ टीचर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन चीजों को संभाल के रखोगे। नॉट ओनली द चार्ट्स, बट जो भी आपको TLM आप यूज करोगे, जो भी आपको दिए जाएंगे, नो मैटर वट एवर इट इज, आप संभाल के रखोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। चाहे वो चार्ट्स हो, चाहे वो ग्लोब हो, चाहे वो मैप हो, चाहे वो फ्लैश कार्ड हो, या कोई भी चित्र हो, या वो प्रोजेक्टर हो, या कोई भी चीज जिसे आप क्लास में यूज करते हो, इवन एक बुक भी। आपको ये भी पता है ना, बुक हमारी सबसे अच्छी लर्निंग सोर्स है, सिर्फ एक लर्निंग रिसोर्स है। पूरी की पूरी किताब को ही हम मान लेते हैं कि हमें बच्चों को किताब ही पढ़ानी है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारी किताब है वो सिर्फ एक लर्निंग सोर्स है, लर्निंग रिसोर्स है। तो इवन जो किताब भी है वो भी आप संभाल के रखोगे। मीन्स अगर आपको कोई किताब दी जाती है क्लास में पढ़ाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको संभाल के रखोगे, ठीक है। तो इतनी सारे के थ्रू में ये कहना चाहती थी, TLM के रख रखाव की, तैयार करने की, भंडारण की तैयारी भी आपकी है। तो आप देखोगे कि उसके लिए TLM रखने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। वो स्थान है बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए। आपकी क्लास में एक TLM कॉर्नर होना चाहिए, है ना। बोलते हैं ना, क्लास बना के एकदम कोने में वहां पे TLM बनाओ, मतलब अधिगम कॉर्नर कह सकते हैं, लर्निंग कॉर्नर बोल सकते हैं, अधिगम कोना बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बुक रखी हो और बच्चे जाकर के अपनी मनपसंद के हिसाब से जब भी खाली टाइम हो उसको पढ़े। या कोने में TLM रखी होनी चाहिए, वो आपके ऊपर है। तो TLM कहाँ रखना है वो आपकी जिम्मेदारी है, कैसे रखना है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। TLM अच्छे से रखने होने चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर होने चाहिए। TLM ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहाँ पर उनको किसी तरीके की क्षति ना हो, ठीक है, वो कहीं से डैमेज ना हो जाए TLM, ठीक है। और TLM ऐसे होने चाहिए कि बार बार यूज वाले, मतलब रिसाइकल, बार बार यूज, पुनः यूज होने वाले होने चाहिए, बार बार प्रयोग कर सके। और TLM सस्ते होने चाहिए, ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, वेस्ट मटेरियल से बनाने की कोशिशें करनी चाहिए, सो ऑन। सो ऐसी ये सारी चीजें हैं।
जो थी हमारी टीएलएम के बारे में। ठीक है, आई होप आपने इसको समझ में आया होगा ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ है कि जो हमारी बुक है वो हमारी लर्निंग सोर्स कैसे है। तो लर्निंग सोर्स कैसे है, जो हमारी बुक है वो ज्ञान का भंडार है। इस बुक में तथ्यों का संग्रह है। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जिसे पढ़ के बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये टीचर का मार्गदर्शक करती है, ये टीचर को पढ़ाने का अधिगम का डायरेक्शन प्रदान करती है। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हैं किताबों की। किताब हमारा लर्निंग सोर्स कैसे हो सकता है, लर्निंग सोर्स मीन्स हमारा टीएलएम कैसे है, क्योंकि टीएलएम टीचर को डायरेक्शन देती है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। तो टीचिंग का एक टीएलएम है, मतलब जो हमारी बुक है ना वो एक सोर्स भी, अब गलत ही कह रही हूँ मैं, टीएलएम है, वो सिर्फ एक मात्र टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि बुक के थ्रू हम कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बुक के बारे में ऐसी थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। पॉजिटिव किताब की बातें लेके जितना भी कह लो, बुकें हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, बुकें ये वो बहुत अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, अब क्या है, पाठ्य पुस्तक के अलावा बुक के अलावा भी हमारी लर्निंग होती है। तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अधिगम कैसे हो सकता है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अधिगम कैसे हो सकता है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा और कैसे पढ़ाया जाए। हम तो क्या करते हैं, बच्चों को किताबी ज्ञान भरते हैं दिमाग में, सारी की सारी किताब कर लो, इसमें से पेपर आएगा, इतने नंबर का आएगा, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, किताब का पढ़ लो, किताब से ही करवाते हैं। मेन एक्टिविटीज इधर उधर सारी कमी उपाधि, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज्यादा होता है। अगर अदर एक्टिविटीज कराएं तो फिर वो कब पूरा होगा, वो नहीं पूरा होगा तो भी हमारे सर पे तलवार लटकी रहती है। खैर कोई बात नहीं, बट पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अधिगम कैसे हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, फिर उसको एक्सप्लेन करा हुआ है कि हर एक पुस्तकालय, विद्यालय का अपना पुस्तकालय होता है जिसपे विभिन्न तरीके की पुस्तकें होती हैं। तो हम बच्चों को पुस्तकालय में ले जा सकते हैं और बच्चे अपनी इच्छा व रुचि के अनुसार पुस्तक चुनकर पढ़ सकते हैं और उसका ज्ञान ले सकते हैं। जो भी इट्स ऑल अप टू बच्चे के ऊपर है सब कुछ, कि उनका इंटरेस्ट किस में है, उनकी रुचि किस में है, उनकी इच्छा क्या है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक चूज करनी है, ये सब बच्चे करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा सेकंड, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स जो होती है हमारी, पीरियोडिकल्स मीन्स पत्रिकाएं, जो हमारी मैगजीन छपती है ना हर महीने। न्यूज़पेपर कितना अच्छा सोर्स है करंट अफेयर्स से टच रहने का, बच्चों को भी पता चलता रहेगा क्या चल रहा है हमारे देश में क्या नहीं। पीरियोडिकल्स मीन्स पत्रिकाएं, तो इसमें कितने अच्छे अच्छे गेम होते हैं, क्विज होती हैं, पहेलियां होती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, पहेली प्रश्न होते हैं, दिमाग ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रश्न होते हैं, इतनी सारी चीजें, तो ये बच्चे इससे भी बहुत अच्छा सीख सकते हैं। फिर हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो यूज करना हर बच्चा जानता है। मीन्स जो बच्चा छोटा भी होगा ना 1-2 साल का, वो भी हमसे ज्यादा फोन चलाना जानता है। उसको आते ही बस यूट्यूब, पैदा होते ही बस ये पता है यूट्यूब कहाँ है, कैसे ओपन करते हैं, क्या है, सब करते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे ना तो 1-1.5 साल का बच्चा भी अपने आप फोन लेके यूट्यूब चला के बैठ जाएगा। 1 साल 2 साल के बच्चे तो आराम से, ठीक है, 2 साल के बच्चे तो खुद ही लेके बैठ जाएंगे, हाँ यूट्यूब कहाँ है। और जैसे बच्चे रोएंगे, जैसे जो कुछ महीनों के बच्चे होंगे ना, 8-9 महीने के बच्चे रो रहे हैं, आप एकदम से मोबाइल खोल के उनके सामने रख दोगे, एकदम चुप, देखने लगेंगे क्या हो गया, क्या ये क्या नहीं, मतलब एकदम शांत। और उसके बाद जब 1-2 महीने बाद खुद ही बड़े होंगे, खुद ही यूट्यूब खोल के खुद ही लगा लेंगे और फिर यूट्यूब को उनको रिकमेंड भी करने लगता है, जो उनको वो जो देखते रहते हैं यूजुअली सब बच्चों को आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज की जनरेशन तो समझ लो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही पैदा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटीज इन एंड आउट ऑफ स्कूल। जो हम एक्टिविटीज बच्चों को स्कूल में कराते हैं वो भी एक लर्निंग के लिए टीएलएम है। बहुत अच्छी एक्टिविटीज जो हम कंडक्ट कराते हैं, बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो वो एक्टिविटीज जो स्कूल में भी हो रही है आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल के बाहर हो रही है, तो उससे बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं। फिर जो है हमारी लोकल मार्केट विजिट कर सकते हैं हम। लोकल मार्केट मीन्स वही आसपास के लोग जहाँ पे हमारे हेल्पर्स रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, तो सारी चीजें बच्चे आसपास की लोकल मार्केट विजिट करें, देखें क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है, क्या काम करता है। एंड लास्ट वन इज जो वर्किंग प्लेसेस पे विजिट करो, जो हमारे आसपास के इंस्टीट्यूशंस है, मंदिर हो गया, कोई भी बड़ा पुस्तकालय हो गया, या किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन जो किसी भी चीज के लिए फेमस है वो, या जो हमारे वर्किंग प्लेसेस है वहाँ पे विजिट करना, सो दैट कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके, मतलब उससे ज्यादा लर्निंग कर सके पाठ्य पुस्तक के अलावा। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो चैप्टर 6 था। सो ये इतना ही था, इतना ज्यादा इसमें इतना कुछ है नहीं, बस इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये बस चैप्टर इतना ही है और इसमें आप पढ़ोगे तो इससे ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं।